क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल, क्यों इसके अगेंस्ट में पूरे देश भर में जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या इस बिल से सच में भारत के मुस्लिम्स को खतरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उज्जवल और स्वागत है आप सभी का एनबीयू हिंदी के एक और नए एपिसोड में, जहां हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे काफी शॉर्ट और आसान भाषा में कि असल में ये बिल है क्या, बिना किसी की साइड लिए, क्योंकि हमारा काम आप तक सच पहुंचाना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल आइकन को जरूर से ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाले फ्यूचर के सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर जो उस टाइम के भारत के प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू ने 21 मई 1954 को वक्फ एक्ट 1954 लेकर आते हैं, एक लॉ को पास करके, जो आने वाले टाइम में यानी कि 1954 के बाद इस बोर्ड को शेप देने में एक अहम भूमिका निभाता है। 1954 के इस एक्ट में हर थोड़े टाइम के बाद कोई ना कोई अमेंडमेंट किया गया, बट इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस एड ऑन किए गए उस टाइम की इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि हर एक स्टेट का खुद का अपना एक वक्फ बोर्ड होगा, जिन्हें उन स्टेट्स की वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने का पूरा काम सौंपा गया। इट मींस कि मस्जिद, दरगाह और डोनेट की हुई जमीनें, इन सभी को अलग अलग सेपरेट वक्फ बोर्ड्स मैनेज करते थे अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट में। अगर बोर्ड के ज्यादातर मेंबर एग्री हो तो ये प्रॉपर्टी को बेचना, किराए पे देना या एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। अगर वक्फ की कोई प्रॉपर्टी खो गई हो तो उसे वापस लिया जा सकता है। इस बोर्ड का एक स्पेशल लीगल स्टेटस है, जिससे ये बोर्ड खुद की प्रॉपर्टी रख सकता है। ये बोर्ड खुद से ऐसे लोगों को चुन सकता है जो प्रॉपर्टी से होने वाले इनकम को सही से इस्तेमाल करे। ये तो थे कुछ नॉर्मल से पावर्स जो वक्फ बोर्ड के पास हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पावर की, जिससे आए दिन वक्फ बोर्ड कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी का पार्ट होता ही था। जैसे कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता था विदाउट एनी नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स, मतलब उन्हें किसी तरह की कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए। एंड अगर आप इनके क्लेम से डिसएग्री करते हैं तो आप इनको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको चैलेंज करना खुद में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। इवन हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी कहता था वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि वो वक्फ बोर्ड के डिसीजंस में तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फील नहीं होता कि ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि किसी प्रॉपर्टी को अगर गलत तरीके से क्लेम किया गया तो उस आदमी को जस्टिस कैसे मिलेगा। दरअसल वक्फ बोर्ड खुद की अपनी एक कमेटी बैठाता था जो इन चीजों पे डिसीजन लेता था कि वो जमीन एक्चुअल में किसकी है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन भी वक्फ बोर्ड खुद से ही करता था। एंड इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जिनके मुताबिक ये डिसीजंस मोस्टली टाइम बायस्ड होते थे। आसान शब्दों में कहें तो आपको वक्फ की बात माननी ही पड़ेगी, अगर आप डिसएग्री भी करते हैं तो भी। अगले सुपर पावर की बात करें तो वक्फ बोर्ड कभी भी चाहे किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता था एंड उसे अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता था। इन शॉर्ट, दशकों बाद भी वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है एंड उन्हें अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करता है तो वो वहां रह रहे या काम कर रहे लोगों को अपनी पावर्स का यूज करके एविक्ट कर सकता है, भले उनके पास लीगल प्रॉपर्टी पेपर्स ही क्यों ना हो। एंड इन्हीं सब कंट्रोवर्शियल पावर्स के बीच वक्फ बोर्ड पे ऐसे भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वक्फ बोर्ड अपनी पावर्स और अपनी इनकम का मिसयूज करता है। एंड यही चीजें बाकी लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में वक्फ बोर्ड को कुछ ज्यादा पावर्स नहीं दे दी गई। 1954 में बने इस एक्ट को 1995 में एक्सपेंड किया गया। खैर ये सब तो थी पास्ट की बातें। अब बात कर लेते हैं करंट अमेंडमेंट के बारे में, जिसपे पूरा बवाल उठा हुआ है पूरे देश भर में। 3 अप्रैल 2025 को इसे लोकसभा से, 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को पास किया जाता है, जहां पे अब बहुत सारे रूल्स को चेंज कर दिया गया है, जैसे कि नॉन मुस्लिम्स को भी अब वक्फ बोर्ड का पार्ट बनाया जाएगा, जो कि पहले रेस्ट्रिक्टेड था, यानी कि कोई भी अब नॉन मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड का मेंबर बन सकता है। अगला चेंज ये किया गया कि एटलीस्ट 2 वुमेन तो हर बोर्ड में रहेंगी ही जो मुस्लिम्स हो। एक गवर्नमेंट ऑफिसर डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। साथ ही अब आप अपील भी कर सकते हैं बोर्ड के डिसीजन के अगेंस्ट 90 दिनों के अंदर अंदर। वक्फ 5% इनकम पे करेगा बोर्ड को 7% की जगह। ओवर 1 लाख पर ईयर वाले बिग अर्नर्स को स्टेट ऑडिटर्स द्वारा चेक किया जाएगा। 5 साल से ज्यादा के मुस्लिम जो उस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं वही वक्फ कर पाएंगे, जिसमें वुमेन्स को ज्यादा प्रायोरिटी
प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स सेंट्रल वेबसाइट पे जाएंगी ताकि क्लियरिटी मेंटेन रहे। अब ये समझ लेते हैं कि ये अमेंडमेंट करने की नौबत ही क्यों आई, क्योंकि पहले भी तो बाकी चीजें ठीक ही चलती थी। दरअसल गवर्नमेंट के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज और इनकम को मिसयूज किया जाता था वक्फ बोर्ड के मेंबर्स द्वारा। एंड इन अमेंडमेंट्स के बाद ज्यादा क्लियरिटी आएगी वक्फ बोर्ड के अंदर एंड भारत के लोगों और वक्फ बोर्ड में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ताकि हमारे जो भी मुस्लिम भाई हैं या फिर जो नॉन मुस्लिम भी हैं जो अल्लाह के लिए जमीन डोनेट करना चाहते हैं, उनको ये एश्योरेंस रहे कि भाई उनकी दी हुई प्रॉपर्टी किसी गलत काम में यूज नहीं हो रही है, वो अल्लाह के लिए ही डोनेट हुई है, अल्लाह के लिए ही यूज हो रही है। सबको फेयरली अपना हक रखने का मौका मिलेगा, गरीब मुस्लिम्स की हेल्प होगी, स्पेशली वुमेन्स की। याद रखें इस अमेंडमेंट में वुमेन्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है एज कम्पेयर टू मैन। खैर ये सब तो गवर्नमेंट की साइड की बातें थी। बहुत से लोगों का मानना है कि ये बिल एंटी मुस्लिम है एंड इससे सरकार के पास अब सारी पावर चली गई, ना कि वक्फ बोर्ड के पास। और रही बात मुस्लिम्स खतरे में है, तो ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो इस बिल का खुले दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। खैर मेरा काम था आपको नॉन बायस्ड होके पूरी चीजें बताना, आप तक सच पहुंचाना। कमेंट सेक्शन आपका है, आप अपने थॉट्स खुलकर रख सकते हैं। एंड जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल आइकन को ऑल पे जरूर से क्लिक कर दें। धन्यवाद।